नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू और एसीबी भी कार्रवाई कर रही है। ईडी की छापेमारी तब चर्चा में आई जब बीते 10 मार्च को भूपेश बघेल के घर पर उनके लड़के चेतन बघेल की संलिप्तता के बारे में पड़ताल की गई। नोट गिनने की मशीन के साथ सोना जांचने का भी इंतजाम किया गया। शराब घोटाले की उस बड़ी छापेमारी के बाद जब 20 मई 2025 को भिलाई और दुर्ग के कुछ बड़े कारोबारियों की छापेमारी की गई तो बताया गया कि शराब घोटाले से मिले हुए पैसे का उद्योगों में इन्वेस्टमेंट किया गया, कुछ शेल कंपनियां बनाई गई और बेनामी संपत्तियां बनाई गई। 20 मई की छापेमारी में कई नाम तो चर्चित थे, लेकिन एक अनाम सा नाम था गोविंद मंडल। विट्ठलपुरम का यह निवासी भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल ने जिस कॉलोनी को बनाया था उसी विट्ठलपुरम के रहने वाले गोविंद मंडल ने 2018 में जब वो 30 साल की नौकरी करता था, जबकि आज की तारीख में 5 से ज्यादा उद्योगों का वो मालिक है, अरबों का व्यवसाय है। इसके बारे में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने भी पड़ताल की तो काफी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जब 20 मई को छापेमारी की थी तो गोविंद मंडल के निवास में नोटिस छपा किया गया था जिसमें बकायदा उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और गोविंद मंडल के बारे में लिखा गया है कि वो मधुबनी चले गया है। ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करने के बाद हमने भी गोविंद मंडल से संपर्क किया था। जब हमारी पड़ताल चली रही थी तभी दैनिक भास्कर में गोविंद मंडल के बारे में खबर छपी, लेकिन उस खबर को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमने जो बारीकी से पड़ताल की उसके बाद काफी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई कि किस तरह से गोविंद मंडल 30,000 की नौकरी करने वाला अचानक 5-7 फैक्ट्रियों का मालिक कैसे हो गया। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि सारे नियम कायदे कानून किस तरह से शिथिल कर दिए गए और सिर्फ गोविंद मंडल के ऊपर यह मेहरबानी क्यों बरती गई। क्या गोविंद मंडल सिर्फ मोहरा है जो उसके नाम पर कंपनियां चलाई जा रही है। अरबों रुपए के इस कारोबार के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आगे विस्तार से जानकारी दे रहा हूं कि आखिर गोविंद मंडल के यहाँ शराब घोटाले मामले में छापेमारी क्यों की गई। भिलाई स्टील प्लांट में कोक ओवन से बड़ी मात्रा में कोल्टार निकलता है। ये कोल्टार केमिकल फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसे ज्यादा मात्रा में ले सकें इसके लिए गोविंद मंडल के माध्यम से एक बड़ा खेल रचा गया। कुछ कंपनियों की बिना पड़ताल किए उन्हें पर्यावरण क्लियरेंस दे दिया गया, ऐसा क्लियरेंस जिसके लिए केंद्र की अनुमति बहुत जरूरी है। लेकिन राज्य में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो धड़ाधड़ गोविंद मंडल के नाम पर ली जाने वाली कंपनियों को यह क्लियरेंस मिलता गया। दरअसल केमिकल फैक्ट्री से बना पीच प्रोडक्ट एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए कैनोड एनोड का काम करता है। भिलाई में बड़ी मात्रा में नेक्सोलन बॉल और पाउडर का भी एक बड़ा बाजार तैयार हो गया है। इसका व्यापार कई करोड़ों में है। भिलाई स्टील प्लांट के कोल्टार बाय प्रोडक्ट से कोल्टार पीच बनाने के लिए 2014 का जो राजपत्र है उस नियम के अनुसार कोल्टार पीच उत्पादन के लिए शुरुआत की अनुमति तभी मिल सकती है जब सारे नियमों का पालन किया जाए। इसके लिए वाटर रिसोर्स कन्वर्जेशन, फायर सेफ्टी की भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन हुआ यह कि पर्यावरण विभाग के साथ साथ उद्योग विभाग यानी डीआईसी ने भी बिना जांचे परखे इंडस्ट्रियल पार्क में केमिकल फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। इसके लिए भी होना तो यह चाहिए था कि विकास अनुमति शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, समझौता शुल्क के साथ नगर तथा ग्राम निवेश और स्थानीय शासन की सहमति बहुत जरूरी थी। लेकिन इन सब नियम, कायदे, कानून और अनुमति को अंगूठा दिखाते हुए इसके बिना ही फैक्ट्री संचालन की अनुमति दे दी गई। क्या यह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव था? इस पर भी पड़ताल चल रही है। ईओडब्ल्यू के रडार में गोविंद मंडल इसलिए भी आया क्योंकि प्लॉट नंबर 17N हैवी इंडस्ट्रियल एरिया भिलाई में एसएस उद्योग की एक फैक्ट्री थी जिसे गोविंद मंडल द्वारा खरीदने के बाद उसका नाम थेसिस कर दिया गया और उसकी उत्पादन क्षमता भी 2300 मैट्रिक टन से बढ़ाकर रातों रात 700% बढ़ाकर 24,000 मैट्रिक टन करवाने का बाकायदा लाइसेंस भी ले लिया गया। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने केंद्र की किसी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं समझी। नियमों को अंगूठा दिखाते हुए दुर्ग के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने इसके लिए बाकायदा लाइसेंस भी दे दिया। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब शिकायत हुई तो औपचारिकता के लिए एक कमेटी बना दी गई जिसमें पर्यावरण अधिकारी आर.के. शर्मा, अनीता सावंत, सुरेश चंद और अजय गेडाम के नाम शामिल थे। लेकिन समिति की रिपोर्ट से क्या निकला वो आज तक दबा दिया गया है। आप इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार से पहले अनुमति लेनी थी, यानी पहले मोजा पहनना था उसके बाद जूता पहनना था। लेकिन आज की तारीख में पहले जूता पहनने के बाद अब गुणागणित इस बात का लगाया जा रहा है कि केंद्र की आपत्ति का क्या किया जाए, राजपथ का क्या किया जाए और कैसे नौकरी
धरती बचाई जाए। आपकी स्क्रीन में पर्यावरण विभाग के जो अधिकारियों के चेहरे दिख रहे हैं, इन्हें आप गौर से देखिए। पहले है देवव्रत मिश्रा, ये दुर्ग के आरओ यानी पर्यावरण विभाग के रीजनल ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने स्वीकृति पर हस्ताक्षर किया था। दूसरा चेहरा है अजय मालू का, इनके पास दुर्ग जिले का प्रभार था। इन्हें भी ग्राउंड जीरो पर जाकर वेरिफिकेशन करना था, लेकिन नियमों को अंगूठा दिखा दिया गया। गोविंद मंडल के बारे में जानकारी मिली कि 2018 में यानी विधानसभा चुनाव के कुछ महीना पहले ही गोविंद मंडल ने फैक्ट्रियां खरीदनी शुरू की। सबसे पहले वो दीपा इंडस्ट्रीज का मालिक बना। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र का प्लाट नंबर 147 बी, जिस दीपा इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 464 मैट्रिक टन एक साल में थी, उसका लाइसेंस फर्जी तरीके से गोविंद मंडल ने हथिया लिया और कोल्टार पिच बनाने की क्षमता हो गई 48,000 मैट्रिक टन सालाना, जिसके लिए 25 जून 2014 के राजपत्र का साफ साफ उल्लंघन किया गया। इसके बाद एसएस उद्योग खरीदा गया, जो कि प्लॉट नंबर 17 हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज भिलाई में स्थित है। इसके बारे में बताया गया कि 1 अक्टूबर 2019 को इस कंपनी की कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए थी। कच्चे पक्के का हिसाब मिलाकर 1.22 करोड़ रुपए का इकरारनामा किया गया, लेकिन बात 45 लाख की रजिस्ट्री में आई। इसकी भी गहराई से पड़ताल चल रही है। ऐसे उद्योग की क्षमता जहां 2300 मैट्रिक टन थी, कहां 2300 मैट्रिक टन और रातों रात 84,000 मैट्रिक टन कोल्टार पिच बनाने का लाइसेंस हथिया लिया गया। ये तो गोविंद मंडल की ओर से एक फैक्ट्री खरीदने की शुरुआत भर थी। कोल्टार पिच का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद एल्युमिनियम निर्माता कंपनी हिंडाल्को, बाल्को, वेदांता और नाल्को जैसी कंपनियों में एक छत्रराज गोविंद मंडल उसकी कंपनियों का चलने लगा। और तो और इंडस्ट्रियल पार्क में भी केमिकल फैक्ट्री लगाने की अनुमति गोविंद मंडल ने हथिया ली। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने समझने की कोशिश की। बाकायदा उसके लिए इंजीनियरिंग पार्क घोषित किया गया था, जहां सिर्फ मैकेनिकल या फैब्रिकेशन या इंजीनियरिंग से संबंधित ही कंपनियां खोली जानी थी। लेकिन जब आम लोगों के लिए पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई, तो भला इंजीनियरिंग पार्क में केमिकल फैक्ट्री लगाना कौन सी बड़ी बात थी। कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी जो गोविंद मंडल की दावा किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग पार्क में ये कंपनी बनाई गई है, जहां सिर्फ इंजीनियरिंग से संबंधित ही उद्योग लगाए जाने थे। प्लॉट नंबर 3637, जैसा आप देख सकते हैं, साफ तौर पर इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये लंबा चौड़ा रासायनिक कारखाना है गोविंद मंडल का, बहुत कम समय में तैयार किया गया है। जिसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है थेसिस हाइड्रोकार्बन। हमने इसे गहराई से समझने की कोशिश की कि आखिर अनुमति कैसे मिल गई। इसके लिए हमने उद्योग विभाग के अधिकारी सिमोन एक्का से भी संपर्क किया, लेकिन ऑन कैमरा वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे। इसी तरह एक और कंपनी है थेसिस केम प्राइवेट लिमिटेड। आम जनजीवन के लिए बेहद खतरनाक इन केमिकल कारखानों के अलावा थेसिस इंजीनियरिंग कंपनी भी हम गए। भिलाई 3 के नजदीक जरवाय गांव है। भिलाई 3 वही जगह है जहां भूपेश बघेल का निवास है। उसके बेटे चैतन्य बघेल का बिल्डर का कारोबार है, जहां विट्ठलपुरम कॉलोनी बनाई गई है। और इसी विट्ठलपुरम के रहने वाले गोविंद मंडल ने विट्ठलपुरम के नजदीक ही जरवाय गांव में थेसिस इंजीनियरिंग कंपनी खोली। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े टैंक हैं। क्या किसी इंजीनियरिंग कंपनी में इस तरह से टैंकों की जरूरत है? हमें ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ से भी भारी प्रदूषण होता है। क्या वहाँ केमिकल का कारोबार होता है? तो हमने कैमरा जूम करके देखने की कोशिश की, तो एक फटा हुआ तिरंगा आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप बदहाली देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े टैंक क्या किसी मैकेनिकल या इंजीनियरिंग कंपनी में लग सकते हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की और गहराई से समझने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। स्थानीय ग्रामवासियों ने हमें बताया कि 15-20 हजार स्क्वायर फीट की मान्य जमीन के अलावा बाकी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उद्योग चलाया जा रहा है। इसकी भी पड़ताल हो रही है। आज गोविंद मंडल अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कई फैक्ट्रियां ही नहीं संचालित कर रहा है, बल्कि पेट्रोल पंप जैसे नए नए कारोबार भी कर रहा है। हथखोज का एक पेट्रोल पंप जिसे गोविंद मंडल ने बहुत कम कीमत पर खरीदा, बताया गया है कि करीब 22,000 स्क्वायर फीट की यह जगह एकदम प्राइम लोकेशन पर है। जगह की कीमत ही 2 करोड़ है। इस हिसाब से पेट्रोल पंप की कीमत लगभग 4 करोड़ होनी थी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इसका सौदा सिर्फ 1 करोड़ में हुआ। इसकी सच्चाई को समझने के लिए भी हम ग्राउंड जीरो पर गए। आज की तारीख तक गोविंद मंडल कहाँ है? ऑन कैमरा आकर वो बात करने को तैयार नहीं है। हमने उससे फोन पर संपर्क की थी, आश्वासन मिला था कि वो ऑन कैमरा आकर अपना पक्ष रखेगा। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोविंद मंडल से मेरी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के घर पर हुई थी। उस वक्त मैं खास कवरेज के लिए गया था।
गोविंद मंडल से इससे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि भाजपा के वो बड़े नेता जो गोविंद मंडल को बिल्कुल नहीं जानते थे, गोविंद मंडल ने अपना परिचय दिया, बुके दिया, फोटो खिंचवाई और उसके बाद वहां से निकल गया। लेकिन परिचय के दौरान जैसे ही उसने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी फैक्ट्री है, वो कारोबारी है, क्योंकि मैं भी भिलाई का निवासी हूं इसलिए मेरा ध्यान गया, तब मुझे गोविंद मंडल का चेहरा याद आया कि किस तरह से कांग्रेस शासन में रसूखदारों का यह करीबी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करीब आने की कोशिश कर रहा है, सेटिंग के खेल में लगा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हम बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं कि ऐसे और कितने गोविंद मंडल जैसे लोग हैं जो सत्ता का संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी पड़ने के बाद खबरों को दबा दिया जाता है। लेकिन हम खबरों को दबने नहीं देंगे। शराब घोटाले मामले में कितनी कितनी और शेल कंपनियां बनाई गई, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो खुद को भद्र कहलाना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बताना पसंद करते हैं, खुद को राजनीति से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण से गोविंद मंडल जैसे और भी कई लोग हैं। आज गोविंद मंडल का सिर्फ एक उदाहरण था, आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे करेंगे, कुछ और चेहरों को हम बेनकाब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो पर जाकर तथ्यों के साथ। और इस तरह के जो कागजात हैं, राजपत्र की कॉपी है, नियम कायदे कानून का अध्ययन करने के बाद ही हम समाचार को प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप जागरूक हो सकें, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं और घपले घोटाले वालों को बिल्कुल संरक्षण न दे। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। गलत लोग राजनीति में आएंगे तो गलत लोगों को संरक्षण देंगे, घपले घोटाले होंगे, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि अच्छे लोग भला राजनीति में आएंगे कैसे, तो हमारा कहना है मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। आप कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।